Hello children, I hope you all are fine. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण कन्नड़ पाठ्य पुस्तक का पाठ 19 जिसका नाम है वाक्य, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, वाक्य क्या है? वाक्य जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो जिसका प्रयोग करता है वो ही क्या कहलाता है? वाक्य। बच्चों, यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, वो उदाहरण है किसान चला रहा हल है खेत में। तो ये सार्थक शब्द तो हैं लेकिन व्यवस्थित नहीं है। जब सार्थक शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे इसका हमने व्यवस्थित क्रम में सार्थक शब्दों को रखा, किसान खेत में हल चला रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले अब हम जानेंगे परिभाषा और वाक्य के अंग। तो परिभाषा आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कि वाक्य की परिभाषा क्या है। शब्दों का सार्थक समूह जब एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो वह वाक्य कहलाता है, वाक्य होता है। तो आप इसे रेखांकित अवश्य कर लें। अब वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? तो वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि उद्देश्य क्या होते हैं और विधेय क्या होते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कि उद्देश्य क्या है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। विधेय क्या होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। विधेय होते हैं कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों मैंने दो उदाहरण लिए हैं, बालक रो रहा है और गगन खेलता है। तो बच्चों, यहाँ पर बालक रो रहा है तो बालक उद्देश्य है, क्योंकि रो रहा है, कौन रो रहा है? बालक, तो ये उद्देश्य होगा। और बालक क्या कर रहा है? रो रहा है, तो वो होगा विधेय। इस तरह से ये जो दूसरा उदाहरण है गगन खेलता है, तो कौन खेलता है? गगन, तो ये उद्देश्य होगा। और गगन क्या कर रहा है? तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य गगन है और खेलता है विधेय है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय हम किस तरह से अलग करते हैं, कौन सा शब्द उद्देश्य होता है और कौन सा शब्द विधेय होता है। तो बच्चों, वाक्य में कर्ता और क्रिया, उद्देश्य, विधेय तो होते ही हैं, लेकिन कई बार इनके अलावा जो अन्य शब्द होते हैं वाक्य में वो क्या होते हैं? तो देखिए, हमारा यहाँ पर एक वाक्य लिया गया है हमने, बिस्तर पर लेटा बालक जोर जोर से रो रहा है। तो बालक तो उद्देश्य है और जो विधेय है रो रहा है, लेकिन जो अन्य शब्द हैं जैसे जोर जोर से और है बिस्तर पर लेटा, तो बालक जो उद्देश्य है उसके बारे में ये कहा गया है कि बिस्तर पर लेटा, तो वो उद्देश्य का विस्तार होगा। और रो रहा है विधेय है, उसके आगे लिखा है कि जोर जोर से, तो वो विधेय का विस्तार होगा। तो बच्चों, व्याकरण के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी अन्य उसके भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है संकेतवाचक, पांचवा है संदेहवाचक और अगला है इच्छावाचक और अगला है आज्ञावाचक और अंतिम है विस्मयादि वाचक। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर अब हम इनका एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले जानेंगे विधानवाचक। तो यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में इसकी परिभाषा दी गई है कि जिन वाक्यों से क्रिया के होने का पता चलता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों दो उदाहरण लिए गए हैं। यहाँ पे दो उदाहरण है, चिड़िया उड़ती है और घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर साधारण वाक्य है, अच्छे से कार्य हो रहा है और क्रिया होने का पता चल रहा है कि घोड़ा दौड़ता है, तेज दौड़ता है और चिड़िया उड़ती है। उसी तरह से दूसरे नंबर पे है निषेधवाचक। निषेधवाचक के यहाँ पर हमने दो उदाहरण लिए हैं। पहले जानेंगे कि निर्देशवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कि जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का पता चलता है कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण है, घायल पक्षी मरा नहीं है, यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है। घोड़ा तेज नहीं दौड़ता, यहाँ पर भी क्रिया नहीं हो रही है, तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? निषेधवाचक वाक्य। तो बच्चों, हमारा अगला जो अर्थ के आधार पर जो उसका भेद है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह तो आपको पता ही है, जो वाक्य
जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यहाँ पर परिभाषा दी गई है आपकी पाठ्य पुस्तक में कि जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का पता चलता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर हमने बच्चों दो उदाहरण लिए हैं, तो ये आपके सामने दो उदाहरण है। अमृता का घर कहाँ है, दूसरा है क्या घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन वाक्य में, तो वो होंगे प्रश्नवाचक वाक्य और इनके वाक्य के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। अब हमारा जो अगला है वो है संकेतवाचक वाक्य। इसके भी हमने बच्चों यहाँ पर दो उदाहरण लिए हैं। पहले हमें इनकी परिभाषा जाननी होगी कि संकेतवाचक वाक्य होते क्या हैं, कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, यानी एक क्रिया तो हो ही रही है लेकिन वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, वो ही हमारे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण है यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि घोड़े की अच्छी देखभाल करोगे तो वह तेज दौड़ेगा। यहाँ पर परिश्रम करना और सफलता मिलेगी तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। उसी तरह से घोड़े की अच्छी देखभाल करोगे तो वह तेज दौड़ेगा, यहाँ पर भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। उसी को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो अब जानेंगे अर्थ के आधार पर अगला जो वाक्य है वो कौन सा होता है, वो है संदेहवाचक वाक्य। तो इसके यहाँ पर बच्चों मैंने दो उदाहरण लिए हैं। पहले हम जानेंगे कि संदेहवाचक वाक्य होते क्या हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि जिन वाक्यों में क्रिया के होने के विषय में संदेह होता है, यानी हमें कोई शंका होती है, तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह शाम को यहाँ आए, तो हमें संदेह है, निश्चित नहीं है। शायद घोड़ा तेज दौड़े, इसमें भी हमें संदेह हो रहा है। तो संदेहवाचक ये दो वाक्य हैं। अब है अगला इच्छावाचक वाक्य। इसके भी हमने यहाँ पर बच्चों दो उदाहरण लिए हैं। तो पहले जानेंगे इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं पहले, कि जिन वाक्यों द्वारा बोलने वाले की इच्छा और आशा और आशीर्वाद और शुभ कामना आदि का पता चलता है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, ईश्वर आपको दीर्घायु दे, ठीक है, काश घोड़ा तेज दौड़े। तो ये सब इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि इच्छावाचक में क्या होता है, तो उसमें होता है आशा भी होती है, इच्छा भी होती है, आशीर्वाद भी होती है और शुभकामना भी होती है। तो यहाँ पर ये हमने दो वाक्य लिए हैं, वो हैं इच्छावाचक वाक्य। तो बच्चों जो हमारा पहला वाक्य, इसमें आशीर्वाद दिया गया है और इसमें जो है इच्छा बताई गई है कि काश घोड़ा तेज दौड़े। तो बच्चों हमारा जो अगला वाक्य है वो है आज्ञावाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि जिन वाक्यों में आज्ञा अथवा अनुमति दिए जाने का पता चले उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमने दो उदाहरण लिए हैं कि पुस्तकालय में शांति बनाए रखें। तो यहाँ पर आज्ञा भी है और प्रार्थना भी की गई है कि शांति को बनाए रखें। दूसरा है घोड़े को तेज दौड़ाओ, यहाँ पर भी आज्ञा दी गई है कि इसको तेज दौड़ाओ। अब हमारा जो अगला वाक्य है वो है विस्मयादिवाचक वाक्य। तो बच्चों आप जानते ही हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होते हैं और इसके कुछ शब्द भी होते हैं। चिन्ह आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके हमने यहाँ पर दो उदाहरण भी लिए हैं, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी परिभाषा जाननी होगी। तो इसकी परिभाषा है कि जिन वाक्यों में हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी कि दुख, घृणा यानी कि नफरत, आश्चर्य आदि के भावों का पता चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य बोलते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण है, आहा कितना सुहावना मौसम है। तो यहाँ पर हमें मौसम के बारे में देखकर खुशी हो रही है, हमें अच्छा लग रहा है। क्या यह घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है घोड़े को देखकर। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ये तो हमने समझा अर्थ के आधार पर। अब हम जानेंगे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के
होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सरल वाक्य होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पाठ्य पुस्तक में से जान लेंगे कि सरल वाक्य क्या होते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, लेकिन उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं बच्चों, और विधेय सदा एक ही रहता है। यहाँ पर हमने बच्चों 2 उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण है कि भाई बहन खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भाई बहन हमारे क्या हैं, 2 उद्देश्य हो गए, तो ये दोनों उद्देश्य कहलाएंगे। और जो हमारा विधेय है वो है खेल रहे हैं। तो हमारे वाक्य में उद्देश्य और विधेय हमारे को दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। दूसरा वाक्य है कि वह नहा धोकर पूजा करता है। यहाँ पर वह जो है वो उद्देश्य है और विधेय क्या है, करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जाना था कि विधेय का भी विस्तार होता है और उद्देश्य का भी विस्तार होता है। तो यहाँ पर जो करता है तो वो क्या करता है, नहा धोकर पूजा करता है। तो विधेय का ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये विधेय का विस्तार कहलाएगा। तो बच्चों हमने जाना कि सरल वाक्य क्या होता है। अब हम जानेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त यानी जोड़ना होता है। इसके यहाँ पर हमने 2 उदाहरण लिए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों संयुक्त वाक्यों में 2 सरल वाक्य होते हैं और हम उनको क्या करते हैं, समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं, अव्यय जो शब्द होते हैं, उनसे उनको जोड़ते हैं। इस तरह से वो संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। तो 2 सरल वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बादल गरज रहे हैं, एक सरल वाक्य है। मोर नाच रहे हैं, ये भी एक सरल वाक्य है। लेकिन हमने क्या किया, जो समुच्चय बोधक शब्द यहाँ पर है और, तो इससे हमने इस वाक्य को जोड़ दिया है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, जैसे अथवा, परंतु, किंतु, और ये सारी चीजें क्या होती हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। तो बादल गरज रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, और समुच्चय बोधक शब्द से इन 2 सरल वाक्य को हमने संयुक्त कर दिया है, यानी जोड़ दिया है। दूसरा है वसंत ऋतु आ गई है, इसलिए बागों में फूल खिल रहे हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर जो इसलिए है वो समुच्चय बोधक शब्द है। 2 सरल वाक्यों को हमने क्या किया, इसलिए से जोड़ दिया है। जैसे वसंत ऋतु आ गई है, ये अपने आप में एक सरल वाक्य है। बागों में फूल खिल रहे हैं, ये भी एक सरल वाक्य है। इन दोनों को हमने समुच्चय बोधक शब्द इसलिए से जोड़ दिया है, तो वो क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। तो अब हम जानेंगे अगले जो रचना के आधार पर जो वाक्य है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्रित यानी मिला हुआ। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 उदाहरण लिए हैं। जब भारत जीतेगा तब हम खुशियां मनाएंगे। दूसरा उदाहरण है, जैसे ही बादल हटे आकाश में सूर्य चमकने लगा। तो सबसे पहले हमें जाननी पड़ेगी इसकी परिभाषा जो पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में इसकी परिभाषा है कि मिश्रित वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य सभी उस पर आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 वाक्य दिए गए हैं। जो हमारा प्रधान वाक्य है, प्रधान उपवाक्य इसमें ये है, और उस पर जो आश्रित उपवाक्य है वो है जब भारत जीतेगा तब। तो एक दूसरे पर आश्रित है, तो प्रधान उपवाक्य ये है और आश्रित उपवाक्य ये है। उसी तरह से जो हमारा दूसरा उदाहरण है, जैसे ही बादल हटे आकाश में सूर्य चमकने लगा। तो ये जो हमारा है आकाश में सूर्य चमकने लगा, ये हमारा क्या है, प्रधान उपवाक्य है। और उसका जो आश्रित उपवाक्य वो है जैसे ही बादल हटे, तभी हमारा वाक्य पूरा हो रहा है। तो ये वाक्य जो है वो है मिश्रित वाक्य। तो इसी तरह से हमने समझा कि मिश्रित उपवाक्य में कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। तो बच्चों अभी हमने वाक्य के बारे में समझा। व्याकरण में 2 आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो बच्चों अब हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न भी कर लेते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके लिखना है। तो हमारा जो वाक्य वो है, लंबे बाल वाला वह लड़का खिलाड़ी है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें उद्देश्य और विधेय को अलग करना है। तो हमारा जो लड़का है वो तो क्या है, उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य का विस्तार ये पूरा आएगा, लंबे
बालों वाला वह, ये तो उद्देश्य है, ये उद्देश्य का विस्तार है। तो लंबे बालों वाला वह लड़का उद्देश्य के अंतर्गत आ गया, और खिलाड़ी है ये हमारा क्या हो गया, ये विधेय हो गया, विधेय, विधेय एक ही होगा, जैसे कि मैंने आपको अभ्यास में अभी पहले मैंने आपको समझाया है। ये उद्देश्य का विधेय है, उद्देश्य का यह विस्तार है, और लड़का क्या है यहाँ पर, उद्देश्य। तो बच्चों अब इसका हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। उसकी नानी माँ पड़ोस वाले मंदिर गई हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उसकी नानी माँ, तो यहाँ पर नानी माँ तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, और गई है विधेय हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस वाक्य में अलग अलग करके लिखेंगे तो उसका उद्देश्य का विस्तार भी हमें लिखना होगा और विधेय भी लिखना होगा। तो उसकी नानी माँ पड़ोस वाले मंदिर गई हैं, वो विधेय होगा। तो हमारा विधेय तो क्या हो गया, गई हैं, और उसका जो उद्देश्य होगा नानी माँ होगा। अब हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है वो हम देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में उसका भेद बताना है, हमें पहचानना है। तो हमारा यहाँ पर जो क नंबर का है प्रश्न वो है, गगन ने कहा कि वह कल चेन्नई जाएगा। यहाँ पर जब भी कहने वाले वाक्य आते हैं वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर गगन ने कहा कि वह कल चेन्नई जाएगा। तो ये जो हमारा अंतिम जो वह कल चेन्नई जाएगा, ये हमारा क्या है, प्रधान उपवाक्य है, और ये जो उस पर आश्रित उपवाक्य है। तो ये हमारा कौन सा कहलाया, मिश्रित वाक्य। कौन सा कहलाएगा बच्चों, ये मिश्रित वाक्य। इसका जो अगला उदाहरण हम देख लेते हैं, ख नंबर वाला, वो है कि अगर पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर होंगे। तो यहाँ पर अगर और तो से इस वाक्य को जोड़ दिया गया है। जब इस तरह के वाक्य होते हैं, जब, तब, अगर, तो, यह, वह, तो उस तरह के वाक्य भी बच्चों मिश्रित वाक्य ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये वाक्य भी मिश्रित वाक्य होगा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर हमने 8 भेदों का अध्ययन अभी किया था। तो निम्नलिखित वाक्यों में भेद पहचानना है कि कौन सा अर्थ के आधार पर उसका भेद है। तो पहले हम देखेंगे हमारा जो क नंबर का प्रश्न है कि उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया। तो बच्चों जब भी कोई वाक्य होता है और उसमें अगर क्रिया न होने का भाव प्रकट हो रहा है उस वाक्य में, तो वो कौन सा होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है। तो इसका उत्तर होगा निषेध वाचक वाक्य, जिसमें क्रिया नहीं होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो निषेधवाचक वाक्य होगा। अब इसका जो दूसरा ख नंबर पे है वो है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो ये आज्ञावाचक के अंतर्गत आता है। तो ख नंबर का होगा आज्ञावाचक वाक्य। तो बच्चों आज हमने अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य का अध्ययन किया, इसके हमने अभ्यास किए। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी तरफ से भी एक बार इसका अध्ययन अवश्य कर लें। धन्यवाद।